हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे कक्षा 12वीं के समाजशास्त्र के जो हमारा सैम्पल पेपर है उसकी बात करने वाले हैं, जो सत्र रहने वाला 2024-25 का है, अभ्यास प्रश्न पत्र है। ठीक है तो दोस्तों, बिल्कुल ही आप कह सकते हो 2024-25 आपके जो बोर्ड प्री बोर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको कराया जा रहा है। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी में हमें सॉल्व करना है अपना हम अभ्यास प्रश्न पत्र। इससे पहले मैंने आपको सभी चैप्टर्स एनिमेशन तरीके से करा दिए हैं और इसके अलावा मैंने आपको फेस वीडियो से भी कराए हैं और मैंने आपको इससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं टॉप 40+। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सैम्पल पेपर की। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है वो रहेगा 3 घंटे का। इसके अलावा 4 खंडों में इसको बांटा गया है। कुल 35 क्वेश्चन आएंगे। जो 1 से 16 है वो हमारे MCQs है। 17 से 25 लघु उत्तरीय हैं जिनको 2 अंक में देने हैं। इसके अलावा जो खंड गा आता है वो 26 से 32 है जो 4 अंक का होगा। और 33 से 35 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो रहेंगे हमारे 6 अंक के। इसके अलावा जो 7 है वो हमें मिलता है 33 वाला, उसको हमें ग्राफिक्स की मदद से देखना है। तो आइए हम देखते हैं ज़रा क्या क्या हमारा चैप्टर कहने वाला है। तो हमें खंड का देखने को मिलता है जो MCQs है कि अभिकथन कह रहा है कि प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम श्रेणी भी होता है। देखो, अभिकथन तो सही कह रहा है। कारण देखते हैं, एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है में प्रत्येक जाति का विशिष्ट स्थान होगा। बिल्कुल सही बात है, जो ऊपर से क्या होता है नीचे की साइड जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभिकथन कह रहा है कि आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलन के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है। इन आंदोलन का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। बिल्कुल ये भी बात सही है, एक जैसा नहीं था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 कि जहां जनसंख्या का विस्तार ज्यामिति या गुणोत्तर रूप से, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि ये कौन कह रहा था? जो आपके मालथस सर कह रहे थे। वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय समांतर रूप में होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ऊपर दुगनी की तरफ से क्वेश्चन कहता है क्रमश ज्यामितीय रूप या गणितीय रूप का उचित रूप से समझाता है। इसमें से हमें देखना है। तो देखो, 1, 2, 3, 4 ये तो नहीं हो रहा, डबल तो नहीं हो रहा, 5 या 7 तो सीधी काउंटिंग हो गई, तो ये नहीं होगा। अगला कह रहा है 2, 6, 8, 54। हाँ, ये हो सकता है। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। और फिर बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, ये भी लग रहा है। एक बार को अगला देखते हैं। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है कि 2, 5, 7, 8, नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला है आपका 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 3, 6, 9, 12। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 देख लो, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 2 और 4 है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है लेकिन धर्म से नहीं रखती। बिल्कुल बात सही है। संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही की व्याख्या करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 कि बगान मालिकों के जीवन के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो बगान मालिकों के जीवन में क्या नहीं है? तो वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ उचित से जीवन, बिल्कुल सही बात है, पहला तो ठीक है। और उसने पूछा नहीं है। उनकी जीवन शैली ऐश्वर्यपूर्ण थी, बिल्कुल सही बात है। उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, ये भी बात सही है। वे अपना सारा कार्य खुद ही करते थे, नहीं भाई, यही गलत है। उसने वो अपना कार्य क्या करते थे, दूसरों से करवाते थे। और उसने पूछा क्या सही नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा जो हमारा गलत है, यानी कि डी ऑप्शन यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसको हमें एक के अनुच्छेद सा पढ़ना है और उसके बाद में हमें आंसर करने हैं। कह रहा है विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय कर्मी अपने काम पर 5 या 6 दिन ही जाते हैं तथा सप्ताहांत में विश्राम करते हैं। सप्ताहांत का मतलब है सैटरडे संडे में विश्राम करते हैं। ठीक है, या संडे का हमारे को एक विश्राम मिलता है।
फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों को ही इस बात का आभास होता है कि ये छुट्टी का दिन मजदूरों के लिए एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। यानी कि कह रहे हैं कि बहुत टाइम के बाद ये छुट्टी मिली है, नहीं तो पहले 24-24 घंटे 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। सामाजिक आंदोलन ने उस विश्व को एक आकार दिया है जिसमें हम रहते हैं, ये निरंतर ऐसा कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का उत्तर देना है। पहला जो 6 क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि निम्न सामाजिक आंदोलन का परिणाम क्या है? कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक का ना होना, ये तो बात सही लग रही है। पुरुषों तथा महिलाओं को समान अधिकार के लिए समान मजदूरी दिया जाना, ये भी बात सही है। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, ये भी बात सही है। पेंशन का अधिकार, ये भी सही है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो 1 2 3 4 चार ही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछ लिया भाई, इस नहीं को ध्यान रखना है। कह रहा है कि निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, ये तो बात सही है। सामूहिक गतिविधियों प्राय राज्य के विरुद्ध होती हैं, ये एक बार को मेरे को डाउट लग रहा है, नहीं हो सकती। सामाजिक आंदोलन स्वतः स्फूर्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने आप चलते हैं। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के दृष्टि में समानता होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर जो सामाजिक आंदोलन में भाग ले रहा है उनमें हमें समानता देखने को मिलती है। ये प्राय राज्य के विरुद्ध नहीं होते भाई, ये हमारे किसी भी संस्थान के विरुद्ध भी हो सकते हैं, जो भी कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, जो भी अनुचित व्यवहार कर रहा है उसके लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका खा है वही ठीक आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन और कारण। आप देख लो कि अभिकथन और कारण वाले सवाल आपके ज़्यादा बन रहे हैं। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपनिवेशवाद के कारण जो परिवर्तन आए वह साधारण थे? नहीं भाई, साधारण तो नहीं थे, असाधारण थे वो, ठीक है ना। यानी कि एकदम से आसानी नहीं कह सकते, तो इसका आर तो सही व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही भाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और 9 और 10 का आंसर देना है। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं, वे काम पर नहीं जाते, तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक मील का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोक देते हैं, बिल्कुल सही है। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक का मतलब होता है जो भी उसका मालिक है, अतिरिक्त मजदूरी को बुलाने का प्रयास करता है। कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। तो कह रहे हैं 9 क्वेश्चन है, 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल की प्रसिद्ध हड़ताल के विषय में क्या सही है? तो क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछ लिया बम्बई टेक्सटाइल, तो मैंने आपको कराया भी हुआ है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि यह डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई हुई थी, बिल्कुल सही बात है, पहला तो ठीक है। इसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। कामगार की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूर अपने खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए, ये भी बात सही है। कामगारों की सारी मांग मान ली गई, ये नहीं था भाई। तो देख लो जिसमें 1 2 3 ऑप्शन, तो आपका गा ऑप्शन हो जाएगा, यही सही ऑप्शन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, तालाबंदी में क्या किया जाता है? देखो तालाबंदी में व्यवस्थापक मिल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हाँ यही सही है भाई, पहला ही ठीक है, बाकी देखने। कामगार मिल का दरवाज़ा नहीं करते, सरकार द्वारा नहीं, मजदूर संघ नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही है, व्यवस्थापक मिल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा? शिशु मृत्यु दर मैंने आपको बताई थी कि उन बच्चों की मृत्यु की संख्या दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 2 वर्ष की आयु, नहीं 2 वर्ष की नहीं भाई, 1 वर्ष की होगी, पहला गलत। शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु संख्या जो पैदा हुए 100 बच्चे, नहीं 100 नहीं है भाई, 1000 है, यहीं पे गलत। शिशु मृत्यु उन बच्चों की संख्या जो जीवित बच्चे 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने के लिए मौत में हुए, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की संख्या जो 1000 बच्चों में 5 वर्ष की, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है, 1000 1 वर्ष के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, जनजातियों के स्थायी लक्षण में इनमें से किस आधार पर नहीं होते? तो किस आधार पर नहीं होते भाई? क्षेत्र, भाषा, स्थायी पूछ रहा है, शारीरिक बनावट या आजीविका। तो स्थायी जो नहीं होते वो शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं होते, तो गा ऑप्शन हो जाएगा इसका, गा नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा घा, आजीविका के आधार पर नहीं होते, ये 3 तो होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि अभिकथन किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति और स्थानीय जाति में उच्चता की तरफ लेके जाता है, बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः यह मानता है कि संस्कृतिकरण संबंधी समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार है, ये भी ठीक है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कि सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना
इन्हें स्वाभाविक बना देता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगने लगता है कि एक कदम सामान्य बात है, ये कुदरती चीज़ है जिसे बदला नहीं जा सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऐसे लगने लगता है जो सामाजिक बहिष्कार होता है, तो ए सही व्याख्या भी करता है। मेरा क्वेश्चन नंबर 15, आत्मसातकरण के विषय में से क्या सही है? जिसके अंदर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ मिल जाती है, जिसके अंदर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को लेना नहीं, ये तो नहीं कह रहे। व्यक्ति आत्मंतरण नहीं, बिल्कुल भाई। एक अंतर्गत विशेष संस्कृति को ही दूसरी नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। जिसके अंतर्गत एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ मिल जाती है उसी को बोलते हैं आत्मसातकरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में लिखना है। अब यहाँ पर दे रखे हैं और सही क्रम देखना है, ठीक है। तो कह अतीत का ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत के अतीत की जानकारी, अब भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है, तो बात सही है। लेकिन कह रहा है कि वर्तमान को समझने के जरूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, मुझे लगता है वही पहले हो जाएगा। अब देख लो उसमें से थर्ड कौन सा पहले है, तो यही है कि भाई ये रहा, थर्ड आ जाएगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बनने वाला है आपका। तो इस तरीके से हमने खंड का के जो MCQs हैं वो पूरे कर लिए हैं। जितने भी हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन बनते थे वो कंप्लीट हो गए हैं, खंड का कंप्लीट। अब बढ़ते हैं खंड खा की तरफ, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रामचंद्र गुहा की पुस्तक अनक्वाइट वुड्स के अनुसार गाँववासी अपने गाँव के निकट के ओक तथा रोहेड्रॉन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आगे आ गए। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़े और कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। बिल्कुल सही बात है। गांववासी पेड़ों से क्यों चिपक गए? क्योंकि उनको क्या बताना था बेटा, पेड़ों को बचाना था। तो पेड़ों को बचाना, इसीलिए वो क्या हो गए, चिपक गए। ऐसा करने के पीछे गाँववासी के क्या कारण थे? क्योंकि भाई इसके कारण यही था ना कि जो सरकारी जंगल है वो क्या कर रहे हैं, ठेकेदार को जब ठेका दे दिया तो पेड़ों को काटने के लिए कर रहे हैं। और पेड़ वो काट रहे हैं, वो अंधाधुंध तरीके से काटेंगे। उन्हें नहीं पता कि कौन सा पेड़ जड़ी बूटी का है, कौन सा पेड़ लाभदायक है, कौन सा नहीं है। इसी वजह से गाँववासी के पास में और कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने क्या करा, पेड़ों को बचाने की कोशिश करी, ठीक है ना। और पर्यावरण को वो लोग समझते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट लिख कर आने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, संविदा खेती से आप क्या समझते हैं? संविदा खेती किसानों के लिए अधिक असुरक्षा किस प्रकार बन जाती है? देखो ये क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं टॉप 40+ उसमें कर रखे हैं। तो संविदा खेती क्या होती है? संविदा खेती में बेटा एक समझौता होता है, ठीक है, किसान और व्यापारी के मध्य। किसान और व्यापारी के मध्य एक समझौता हो जाता है, करार हो जाता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं संविदा खेती। और ये कैसे होता है, जो भी हमारी फसल है, ठीक है ना, उससे पहले ही कर लिया जाता है, जिसमें अग्रिम राशि दे दी जाती है कि पहले पैसा दे दिया गया और उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। अब कहता है संविदा खेती किसानों के लिए असुरक्षा किस प्रकार बन जाती है? देखो असुरक्षा इस प्रकार बन जाती है क्योंकि इसके बाद में किसान को जो भी चीज़ उगानी होगी, जो भी बीज है, जो भी फसल है, वो ठेकेदार यानी कि जो भी व्यापारी है उसकी मर्जी के अनुसार उगानी होगी। इसमें किसान की मर्जी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या बन जाती है, एक असुरक्षा बन जाती है। इसके अलावा है कृषि के अलावा ग्रामीण भारत में लोगों की जीविका के जो स्रोत हैं उनका होना। कृषि के अलावा और क्या करते हैं, वो चलाते हैं अपना डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, दूध बेचना। इसके अलावा ऊन काटना, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप जिसमें कह सकते हो ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने का काम भी अब ये लोग करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये कृषि के अलावा भारत में ग्रामीण लोगों के जो हैं वो यही काम करते हैं। डेयरी का कर लिया, ऊन की कर ली, कताई कर ली, बुनाई कर ली, ये कार्य रहते हैं इनके कृषि के अलावा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 कि विशेष अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक से आप समझ सकते हैं। तो विशेष अधिकार अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पहले शोषण हुआ है और अब उनको समाज में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या होता है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं सामान्य लोगों की तुलना में, इसीलिए उनको बोलते हैं विशेष अधिकार अल्पसंख्यक। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि समाज सुधारक आंदोलन में कुछ विषयगत समानताएं थी। 2 विषयगत समानताओं को उल्लेख करें। तो समानता क्या थी, उन सबका उद्देश्य सेम था, एक उद्देश्य था, मांग एक जैसी थी, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हो कि वो कैसे थे, हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या समानता मिलती है, उद्देश्य सेम था, मांग सेम थी,
फिर आज के युग में, इसी में जो और करके दे रखा है, आज के युग में पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद बढ़ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ करके आना है आपको। अपने उत्तर के संबंध में कैसे बढ़ रहा है भाई? देखो, जनरेशन गैप जैसे बढ़ता रहता है कि इसमें आप समझ सकते हो कि जो पहले हमसे जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में गैप रहता है, इसके अलावा जो उनसे पहले थे उनके बीच में रहता है, और आने वाली जो जनरेशन रहेगी उसमें ये पीढ़ियों के बीच संघर्ष और मतभेद बढ़ रहा है। आधुनिकता का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल रहता है। आधुनिकता, ठीक है, परंपराएं, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो परंपराएं हो सकता है ना मान रहे, और मान रही है तो वो पीछे लॉजिक मांगती है, एकदम से चीज़ें नहीं कर दी जाती। तो इसके पीछे ये भी एक कारण बनता जा रहा है, जिसके अंदर आप कह सकते हो तकनीकी ज्ञान एक ये भी कारण बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये मतभेद बढ़ता चला जा रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पराश्रिता अनुपात जनसंख्या के पराश्रित और कार्यशील हिस्सों को मापने का साधन है। पराश्रित वर्ग में ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं जो अपने बुढ़ापे के कारण काम नहीं कर सकते, और ऐसे बच्चे भी आते हैं जो इतने छोटे हैं कि काम नहीं कर सकते। यानी कि वो वर्ग होते हैं जो 15 साल से छोटे हैं और 59 साल से क्या हैं, बड़े हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 15 से 59 वर्ग के लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो इतने छोटे कार्यशील वर्ग में आमतौर पर 15 से 64 वर्ष की आयु के, ठीक है ना, बुक में 64 तो 64 ही कर लो इसको, जो आपके क्वेश्चन में अभी दे रखा है। पराश्रिता अनुपात 15 से कम और 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाता है। 15 से 64 की आयु के वर्ग के लोगों को संख्या में भाग देने के बाद प्राप्त हुई संख्या के बराबर होता है। तो कहता है किस प्रकार, जो क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पूछा है, किस प्रकार बढ़ता हुआ पराश्रिता अनुपात चिंता का कारण बन जाता है। तो कैसे बन जाता है भाई? देखो, ये पराश्रित लोग यानी कि जिनकी एज 15 से कम है और जिनकी एज 64 से ज़्यादा है, अब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इनका जो बोझ है वो किसके ऊपर आ गया है? वो आ गया है कार्यशील लोगों के ऊपर। अब कार्यशील लोग जो हैं वो कम है घर के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो गया कि इसके ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता चला गया। जब वो बढ़ रहा है क्योंकि उसको अपने बच्चे भी देखने हैं और उसको माता पिता भी देखने हैं। ठीक है, तो इस और खुद को भी देखना, खुद का भी लाइफ स्टाइल है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्यशील लोग हैं उनके लिए ये चिंता का विषय बन जाता है कि जो पराश्रिता अनुपात है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी सैलरी, उसकी आय में उस तरीके से वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसीलिए एक चिंता का विषय बनता है। इसी में पूछ रखा है, गिरता हुआ पराश्रिता अनुपात आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अगर गिरता हुआ पराश्रिता अनुपात होगा, अगर पराश्रिता अनुपात कम होता जाएगा तो जो कार्यशील व्यक्ति है उसके पास की आय अच्छी हो जाएगी और खर्चे कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे पाएगा और क्या होगा, समृद्धि का कारण बन जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अक्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध होता है। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर असक्षमता होगी, गरीबी होगी, आपके अंदर इनकैपेबिलिटी है, पॉवर्टी है, वहाँ पर दोनों के बीच अटूट संबंध होता है। कुपोषण, बार बार पैदा करने से कमज़ोर हुई माताएं, रोग प्रतिरक्षा के अपर्याप्त कार्यक्रम, भीड़ भाड़ भरे घरों में दुर्घटनाएं, ये सब बातें एक साथ मिलकर गरीब लोगों में असक्षमता की स्थिति ला देती हैं, जो आसान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी गंभीर होती हैं। ये था आपका अनुच्छेद। अब देखो, इसका क्वेश्चन कह रहा है, 2 उदाहरण देकर बताइए किस प्रकार असक्षमता और गरीबी के बीच एक अटूट संबंध है। तो देखो कैसे एक संबंध है। एक तो मिलता है हमें कुपोषण, कि मान लो क्या हुआ कि माँ को ढंग का खाना नहीं मिल पाया, पोषित खाना नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उन्होंने कुपोषित बच्चों को जन्म दिया, जो किसी भी बीमारी इन सबसे हैं, ठीक है, ग्रसित। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका इलाज ढंग से नहीं होएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये असक्षमता रही, और क्या होगा फिर आगे जाकर वो एक भागीदारी जो सुनिश्चित है वो नहीं निभा पाएगा और गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है उचित शिक्षा। भाई शिक्षा के अभाव में भी तो यही चीज़ होता है। शिक्षा की वजह से क्या हुआ, वो असक्षम रह गया, पढ़ ही नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाया तो आगे क्या होगा, उसकी गरीबी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और क्या हो सकता है इसमें, तो हो सकता है कौशल, इसको कह सकते हो आप स्किल। ठीक है, असक्षम व्यक्ति हैं, अब चाहे वो पैरों से हो, चाहे हाथों से हो, चाहे वो बोल ना पाए हो, चाहे वो, ठीक है ना, आँख से देख ना पाए, तो अब उनके अंदर कौशल की भी कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे जाकर जब कौशल नहीं रहेगा तो फिर वो गरीबी की चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो इसलिए असक्षमता और गरीबी, इनके बीच में क्या रहता है, हमें अंतर देखने को मिलता है।
ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 कि हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाएं चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है, जो हम लेफ्ट साइड चलते हैं। सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर हमें ब्रेड, ऑमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीज़ें आमतौर पर मिलती हैं। और तो और एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा, क्या आपको लगता है कि हम आज भी ब्रिटिश का अनुकरण कर रहे हैं? उचित उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। आज हमें आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ब्रिटिश अनुकरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वही उदाहरण कह रहा है, क्योंकि देखो आज भी हम जो लेफ्ट साइड चल रहे हैं, बाएँ चल रहे हैं, ठीक है ना, बाएँ चलो, लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। इसके अलावा जितनी भी रेडी पे पटरी है उस पर हमें जो चीज़ें मिल रही हैं देखने को, ये जो ब्रेड है, आमलेट है, ठीक है, ये सब हमारी देन नहीं है, ये सब किसकी देन है? ब्रिटेन वासियों की है। तो उसके अलावा एक बिस्किट की कंपनी भी है ना, वो भी इसी तरीके चल रही है। तो इसीलिए कह सकते हो कि आज भी तो देख लेते, तो आज़ाद हो गए हैं उसके बाद भी हमें ब्रिटिश जो सिस्टम है उसी को अपनाना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, तो हमने वो पार्लियामेंट जो है डेमोक्रेटिक, वो भी उन्हीं से लिया हुआ है। तो अब देख लो ना कहाँ तक बचे हुए हैं। हर चीज़ हमारे को कहीं ना कहीं उन्हीं से अनुकरण करने पड़ रही है, उन्हीं के द्वारा दी गई चीज़ों को पालन करना पड़ रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि बिल्कुल सही बात है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्व के नवीन विचार आए हैं। शिक्षा के मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। यह समझा गया कि राष्ट्र का आधुनिक बनना जरूरी है, लेकिन प्राचीन विरासत को बचाए रखना भी जरूरी है। अगर हमें आधुनिकता की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन हमारे जो पुराने विचार हैं, प्राचीन विचार हैं, जो धरोहर है संस्कृति, उसको भी बचाना है। महिलाओं की शिक्षा के विषय में भी व्यापक बहस हुई। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से पूछ रहे हैं, महिलाओं का शिक्षित होना समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल हाँ करना है, आप मना नहीं करके आएंगे इसमें। हाँ सहमत है, अगर हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों, तो उसके पीछे का कारण भी देना है। देखो हुआ क्या है, क्योंकि महिलाओं की शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर एक महिला पढ़ती है तो वो क्या होता है ना, अपने पूरे जो कुनबा है, जिसको कह सकते हो अपना परिवार, उसके 4 सदस्यों को भी पढ़ा सकती है, क्योंकि घर में उसी को रहना है। अब जब घर में वही रहेंगी तो उसके बाद में क्या होगा कि वो बच्चों को देखभाल अच्छी से हो जाएगी। और अगर बाहर फिर आगे चलकर वो बाहर जब काम करने के लिए जाएंगी तो शिक्षित महिलाएं, इसको कह सकते हो ना, दोनों कमाएंगे। वीमेन एम्पावरमेंट, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा तो वो अपनी और जो उनकी क्षमताएं हैं उसको निखारने का काम करेंगी। तो इसीलिए बोलता है कि कथन से क्या है, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल हाँ भाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, ये चीज़ समझ में आई, लास्ट है ये पार्ट नंबर 2 का। कह रहा है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, पंथ या लिंग के कारण सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान का पद दिए जाने अथवा कोई भी व्यापार या धंधा किए जाने के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस कथन से आप क्या समझ पा रहे हैं? इस कथन से समझ पा रहे हैं हम कि सभी को क्या दिया जाएगी? समानता दी जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ में किसी भी जाति, धर्म, इन सबके विशेष लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह घोषणा कब और किसके लिए की गई? देखो तो ये घोषणा की गई थी 1931 में, ठीक है, कराची अधिवेशन। तो कराची अधिवेशन में की गई थी, और किसके लिए की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए की गई थी। तो बात से समझ में आ रही है आपको? 1931 कराची अधिवेशन में महिलाओं के लिए की गई थी, समानता को लेकर। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, 1 और 2 नंबर के। अब बढ़ते हैं हम अपने खंड गा की तरफ, जो आपको आता है 4 नंबर का। तो देखो, समकालीन दौर में जाति व्यवस्था में हुए अत्यंत महत्वपूर्ण फिर भी विरोधाभासी परिवर्तनों में से एक परिवर्तन यह है कि अब जाति व्यवस्था उच्च जातीय, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। इन समूहों के लिए जो स्वतंत्र यात्रोकाल विकासात्मक नीतियां से सर्वाधिक लाभान्वित हुए, जातीयता का महत्व सचमुच कम हो गया है प्रतीत होता है। यानी कह रहा है कि जो जाति व्यवस्था है अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम हो गई है, पहले की तुलना में कम हो चुकी है। वही वो आपसे पैराग्राफ में कह रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया है, जाति व्यवस्था किस प्रकार एक कठोर व्यवस्था है। तो देखो जाति व्यवस्था कैसे कठोर व्यवस्था है, क्योंकि इसमें एक तो जाति जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है। दूसरा कारण जिसमें कह सकते हो
इसमें खान पान के नियम तय होते हैं। तीसरा, इसमें कह सकते हो विवाह संबंधी नियम तय होते हैं। ठीक है, विवाह संबंधी की अपनी जाति में ही आपको विवाह करना है। खान पान में इसमें कह सकते हो किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, ये सब इसी के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जाति तो एक कठोर व्यवस्था है, यहाँ तक कि काम करने के नियम भी निर्धारित हो जाते हैं, व्यापार करने की, कौन सी जाति के लोग कौन सा व्यापार करेंगे। तो 4 कारण तो हो गए, कठोर व्यवस्था है। अगला इसी में पूछ रखा है, किन कारणों से यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। तो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो ये जाति के नियम है ना, यही परिवर्तित हो रहे हैं। आज लोग तकनीकी ज्ञान, ठीक है, शिक्षा, कौशल का विकास, इन सब चीज़ों को पाने के बाद में शहरों में नौकरी में लग जाते हैं, और वहाँ पर आपसे आपके जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। तो अब जाति से ऊपर उठकर जिनके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है उनको रख लिया जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि उच्च जातियाँ नगरीय, मध्यम और उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। अब जातियाँ नहीं चल रही हैं, अब यहाँ पर चलता है कौशल। कितने आप लोग तकनीकी ज्ञान है आपके पास में, कितना शिक्षा है आपकी बेहतर, तो वो आपको बिना जाति के ही नौकरी ये सब चीज़ मिल रही है। इसी वजह से और क्या हो रहा है, खान पान के नियम बदल गए भाई। पहले ये था कि इस जाति के लोग यही खाएंगे, यही पिएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी किसी भी जाति को, और आपके पास में सब चीज़ों के लिए एक्सेस है, पहुँचे, आप कुछ भी कर सकते हैं। विवाह संबंधी नियम भी बदल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं कि अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं, अपनी जाति के जिसको कह सकते हो बाहर विवाह कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से क्या होता है, उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कह रहा है बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरी प्राप्त करते हैं। वे लोग जो स्वनियोजित हैं, जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री और बढ़ई, ठीक है, एक तरफ, और निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक, वास्तुकार और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छाया चित्रकार, छाया चित्रकार का मतलब होता है फोटोग्राफर, दूसरी तरफ है। इन सभी के कार्य अवधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर रहती है। आपसे क्वेश्चन है, किस प्रकार लोग काम पाते हैं। देखो, लोग काम पाने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो विज्ञापन से पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा पैमाना है मजदूरों का, वो पाते हैं हम ठेकेदारी व्यवस्था से। ठेकेदारी व्यवस्था जिसका मतलब क्या होता है कि काम के लिए एक ठेकेदार रख लिया जाता है। अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो कहाँ से मजदूर लेकर आएगा, क्या उनको वेतन दिया जाएगा। तो ये ठेकेदार करता है क्या, अपने गांव चला जाता है, गांव जाता है और वहाँ से मजदूरों को अग्रिम राशि देकर क्या करता है, शहरों में लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, काम पा जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे जो लोग हैं, विज्ञापन इन सबसे ज़्यादा उनको जॉब नहीं मिल रही है, ज़्यादातर जॉब जो मिल रही है वो मिल रही है ठेकेदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ठेकेदारी व्यवस्था से मिलती हैं। अगला, विभिन्न काम पाने के तरीकों को विस्तार से बताया। तो मैंने अभी आपको बता दिया काम पाने के तरीके क्या होते हैं। ठेकेदार गांव जाता है और गांव से अपने मजदूरों को लेकर आता है, उसके लिए उसको अग्रिम राशि देनी पड़ती है। लेकिन ये इसके साथ में जो कह सकते हो ना कि ठेकेदारी व्यवस्था के अंदर जो मजदूर हैं उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो गया कि भाई अब हमें यहीं काम करना है। शहर में आकर उनको अगर ज़्यादा सैलरी कहीं मिल रही होगी या फिर वो काम छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण स्वरूप उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम भी किया हो। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। आपसे पूछ लिया समाज शास्त्री के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण क्या है। देखो, सामाजिक स्तरीकरण जिसमें क्या होता है, ऊंच नीच, ठीक है, छोटे बड़े, इसको बोलते हैं हम सामाजिक स्तरीकरण। इस तरीके से देखने को मिलता है। अब सामाजिक संघ के 3 मुख्य सिद्धांत कौन थे, जिसके अंदर वो अपवर्जन था, बहिष्कार था, शोषण था। ये 3 आपके शामिल हो जाते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सामाजिक, वैसे मैंने आपको कराया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, जिसमें आपके क्या है, बहिष्कार है। तो पहला तो समाज से बिल्कुल ही बाहर कर दिया। ठीक है ना। दूसरा कह रहे
कह सकते हो इसके अंदर आपका अपवर्जन है। ठीक है, ठीक है। और क्या हुआ इसके अंदर, इसमें कह सकते हो कि इसमें आपसे वो काम कराए जाते हैं जिसमें से कह सकते हो कि जैसे कि जूतों को हाथों में पकड़कर चलना। ठीक है, तो बहिष्कार, अपवर्जन हो गया, शोषण हो गया। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत होते हैं स्तरीकरण के। फिर अब इसी में बी कि पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरश अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात यह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार कर देते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पूर्वाग्रह किस प्रकार की धारणाओं पर आधारित होते हैं? तो ये भाई कैसी धारणाओं पर आधारित होते हैं? जो सुनी सुनाई बातों पर हैं उसको बोल सकते हो आप। ये नहीं बोल सकते कि कोई एविडेंस की जरूरत होती है। तो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और ये अपने आगे किसी और को मानते ही नहीं है, पहले से जो राय बना ली उसी को ठीक मानेंगे। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय लेना चाहिए? नहीं भाई, पूर्वाग्रह के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी जो सोच है वो बिल्कुल संकीर्ण हो जाती है, छोटी हो जाती है। उसमें आप अपने अलावा जो आपने विचार बना लिया उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो, अपने उत्तर के समर्थन में से। तो वही तर्क दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, आप पहले से किसी व्यक्ति को आपने मान लिया कि भाई इसने ये काम किया है, तो आपने पहले से विचार बना, चाहे उसने किया ही नहीं है लेकिन आपने पहले ही मान लिया, तो ये विचार जो है ये बिल्कुल ही नकारात्मक विचार है। इसमें कोई सकारात्मक देखने, सकारात्मकता ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर एविडेंस मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, तब जाकर मानो। ऐसा नहीं है कि किसी और ने कह दिया और आपने मान लिया। सुने सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 29 कि हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर, कपड़े और अन्य सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये किसी प्राय काम करने की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए। हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। क्वेश्चन पूछा है आपसे, सरकार द्वारा कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? देखो, सरकार ने जो कार्य की दशा में काम करने के लिए जो बेहतर कदम उठाए हैं वो यही है कि एक तो उनको क्या कर दिया है कि काम के घंटे निर्धारित कर दिए हैं, काम के घंटे निर्धारित हो गए। इसके अलावा उचित वेतन मिल गया, न्यूनतम वेतन जितना कह सकते हो कि इतनी सैलरी तो आपको मिलेगी। तीसरा, उनकी सुरक्षा की बात कर दी कि भाई जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा इनको क्या दे दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटी जिसको कह सकते हो चिकित्सा, ये उपलब्ध करा दी है। तो इस कारण से सरकार ने क्या करा है, इनके लिए कार्यों की दिशाओं बेहतर कर दी है। इसके अलावा एक पॉलिसी जिसको कह सकते हो ना मनरेगा, वो सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, मनरेगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कम से कम 100 दिन का काम आपको मिलेगा। कब आया था? 2005 में। फुल फॉर्म आ जाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण एक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में हरित क्रांति और उसके द्वारा जो समाज पर प्रभाव छोड़े उन पर चर्चा कीजिए। ये भी कराया हुआ है मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तो हरित क्रांति क्या है? देखो, हरित क्रांति जो 1960 के दशक में आई भारत में। क्यों आई? क्योंकि भारत में उस टाइम पर खाद्यान्न संकट सा हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हरित क्रांति को लाया गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, HYV सीड्स, HYV जो बीज थे ना उनका प्रचलन बढ़ गया, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता किस्म के बीज। इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि इन लोगों के पास में खेती करने लायक जो ज़मीन थी उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरता बढ़ गई। लेकिन ये कुछ ही समाज पर लागू हो पाए। जो आपसे पूछे ना प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव तो यही हुआ कि इससे कम से कम भारत क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। इसके अलावा जो खाद्य संकट था वो दूर हो गया। नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं इससे। कुछ ही स्टेट जैसे पंजाब,
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा हुआ, बाकी शेष भारत को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इन राज्यों के किसान तो समृद्धशाली बन गए, लेकिन बाकी राज्यों के किसान जो थे उनमें कोई विकास ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से क्या होता है, ये इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मैंने आपको बता दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मूल या एकाकी परिवार क्या होता है। देखो, मूल या एकाकी परिवार वो होता है जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, अविवाहित बच्चे। ठीक है, और जो बूढ़े माँ बाप हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। फिर कहता है संयुक्त परिवार क्या होते हैं। देखो, संयुक्त परिवार में ये तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जो चाचा चाची ये भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी भाई हैं विवाहित वो सब एक साथ रहते हैं, मौसा से लेकर सारी चीज़ें, तो उसको बोलते हैं विस्तृत या फिर संयुक्त परिवार। फिर पितृस्थानीय परिवार क्या है, ये मैंने आपको कराया था वैसे, परिवार और परिवार के प्रकार। पितृस्थानीय परिवार वो हैं जिसमें क्या होता है कि जो बहू है, ठीक है ना, लड़के वर वधू, वो लड़के के घर पे जाती है, यानी कि शादी के बाद में, तो उसको बोलते हैं पिता के स्थान पर, यानी कि ठीक है ना, पितृस्थान। तो वधू लड़के के साथ उसके घर पे जाती है, उसको बोलते हैं पिता के स्थान, पितृस्थानीय। फिर मातृवंशीय, ऐसा वंश जो क्या होता है माता से पुत्री को मिलता है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी राइट से लेकर सब कुछ कहाँ पर होगी, माता से पुत्री को मिलती है। ऐसी कौन सी है, तो ऐसी आपकी कह सकते हो कि मेघालय की खासी जनजाति है। ठीक है, तो खासी जनजाति है वो है। इसके अलावा आपकी नैनार जनजाति है। ठीक है ना, बस आपको फिलहाल तो ये नायर जनजाति है। ठीक है ना, तमिलनाडु की, केरल की नायर जनजाति, बाकी ये ध्यान रखनी है मेघालय की खासी जनजाति है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों अथवा पहरेदारों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक संबंध टूटने से तथा पंजाब जैसे हरित क्रांतों के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा, जिसमें मजदूर अपने गांव से अधिक संपन्न क्षेत्रों जहां मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी की तरफ संचार करते हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये कि कृषि के अधिक व्यापारीकरण से किस प्रकार ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। देखो, इससे क्या हुआ, कृषि का जब व्यापारीकरण हुआ तो जो किसान थे, किसान कह सकते हो कि अब वो किस में चले गए, वो मजदूर बन गए। अब मजदूर बने क्योंकि उनको मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरों की मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, पलायन करना शुरू कर दिया। यानी कि अब वो अपने गांव से छोड़कर क्या हुआ कि जहाँ पर भी कृषि मजदूरों की जहाँ पर मांग बढ़ी है ना, वहाँ पर काम करने लग गए। तो इसके लिए क्या हुआ, जो कृषि मजदूरों की मांग बढ़ी, मौसमी पलायन देखने को मिला, और जो एक संघर्ष, जो संरक्षण था ना, वो पारंपरिक संबंध टूटने लगे। ठीक है ना, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई उसके बाद से ही मजदूर किसानों की मांग बढ़ी। तो इस तरीके से क्या होता है कि उच्च मजदूरी के लिए वो क्या करते हैं, अपनी जगह से संचार कर देते हैं, दूसरी जगह पर काम करने लग जाते हैं जाकर। फिर है इस तरीके से हमारा खंड घा भी पूरा होता है। अब खंड घा है जो आपको ये दे रखा है आयु संरचना का मैप। ठीक है, जरा देख लो, 0 से 14 वर्ष के, 15 से 59 वर्ष के जिसको पराश्रितता बोलते हैं, और 60 वर्ष से अधिक, ये हमें दे रखा है डाटा 1961 से लेकर 2026 तक। अब इसमें पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या बहुत जवान है। देखो, भारत की जनसंख्या इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि हमारे पास में ये जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, यानी कि जो कह सकते हो कार्यशील लोग, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखो 1961 में 53 थे। ठीक है, और अब कितने हो गए हैं, बढ़कर 64 हो गए। तो देख लो, और जगहों से ज़्यादा है। इसीलिए बोल सकते हो कि ठीक है कि ये 2026 में बढ़कर 64 है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कार्यशील जनसंख्या है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से हम देश हमारा क्या है, युवा है, जवान है। फिर है जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य होता है। आयु संरचना किस प्रकार बदलती है। देखो, आयु संरचना का मतलब होता है कि इसमें विभिन्न आयु के लोगों को हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित तरीके से
संचालित कर देते हैं, उसी को बोलते हैं आयु संरचना। किस प्रकार बदलती रहती है, तो देखो ये बदलने के लिए कैसे दिखा सकता है, इसमें आपको दे रखा है कि सारणी के अनुसार देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग का हिस्सा जो 1971 में 42% था, वो सर्वोच्च स्तर था, घटकर 2011 में कितना रह गया। आपसे पूछ रहा 15 वर्ष से कम आयु का। देखो तो 15 वर्ष से जो कम आयु के थे पर आश्रिता, ये 1961 में 41 था, लेकिन 2026 में घटकर कितना हो गया, 23% हो गया है। तो ये चीज़ घटी है। पराश्रित लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आपको पता है पराश्रित लोग जितने कम होते जाएंगे उतना क्या होगा कि देश की वृद्धि होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसमें क्या हुआ, जनसंख्या कम हो गई है जो 0 से 14 साल के बच्चों की है 1961 के अनुसार। तो आपसे यही पूछा था, 2011 में पूछा है तो आप बता दो कि 2011 में 29 रह गया है। फिर यही आपसे क्वेश्चन सेम पूछे गए हैं दृष्टिबाधित के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है नागरिक समाज किस प्रकार से समाज में काम करते हैं। देखो नागरिक समाज क्या है, वो समाज है जिसके अंदर जो शिक्षित लोग हैं वो नगरों के अंदर जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे किस प्रकार से काम करते हैं, तो एक तो ये NGO के रूप में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि गैर सरकारी संगठन। सेकंड कह सकते हो कि ये लोग पर्यावरण मुद्दे, यानी कि जहाँ पर भी पर्यावरण का दोहन हो रहा होता है ये उनमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता है ना उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा नागरिक समाज ने क्या करा है, जो हमारे मूलवासी थे, वनवासी थे, ठीक है ना, उनको जब भूमि से हटाया गया तो उनके लिए उन्होंने एक तो पहले विरोध किया कि उनको भूमि से ना हटाया जाए, ठीक है, ये मांग रखी भूमि से ना हटाना, जल जंगल जमीन पर उन्हीं का अधिकार होना। इसके अलावा उन्होंने और क्या मांग करी, उन्होंने और जो मांग करी है वो ये चीज़ है कि कम से कम इनको हटा रहे हो तो इनको दूसरी जगह पर बसाया जाए, ठीक है ना, आवास की जिसको कह सकते हो। मैं लिख देता हूँ इसको काट के, ठीक है। तो उन्होंने किसकी मांग करी है, उन लोगों के लिए आवास की मांग करी है। तो इस प्रकार से क्या होता है, समाज के अंतर्गत ये काम करते हैं। तो जितने भी जिसको कह सकते हो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको सुलझाने का काम ये करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्येक के विस्तार से बताइए। देखो सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार वर्गीकृत, जिसमें कह सकते हो ना हमारे पास में 3 प्रकार के हमने सामाजिक आंदोलन, एक तो देखा था प्रतिदानात्मक, ठीक है, इसके अलावा सुधार आंदोलन, और तीसरा था हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये 3 है हमारे, जिसमें हमने प्रतिदानात्मक में तो क्या होता है, जो नॉर्मल एग्जाम जो हमारे चलते हैं आंदोलन, यानी कि जिसमें हम अपनी मांगों को रखते हैं। सुधार आंदोलन में जैसे किसी व्यवस्था के अंतर्गत सुधार करना है, जैसे मान लो कि जो सती प्रथा चल रही थी, ठीक है ना, बाल विवाह जो होता था, इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा में सुधार, ये सुधारवादी आंदोलन थे। और क्रांतिकारी जिसमें क्या होता है कि एकदम से विध्वंस जैसी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें राज्य के बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे में क्या हुआ था, किसी चीज़ में परिवर्तन करने की मांग करते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या होता है, परिवर्तन की मांग करते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई थी, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन है। तो इस तरीके से क्या है, आपका जो सैम्पल पेपर दे रखा था ये पूरा होता है। बस अब आपको जो करना है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है ना। तो अपना जो भी आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको बेहतर करके आइए, इसको देखने के बाद में प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। इस तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। बाकी ये पेपर आपको बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो आपका क्लास 12 समाजशास्त्र है उसके लिए मैंने आपकी सारी तैयारी करा दी है। अब आपको बस पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद।